वेलकम स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं हूं इरफान खान। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोग्रामिंग में इसकी एक खास अहमियत है और आज का टॉपिक भी अंडरस्टैंडिंग के एतबार से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लूप्स स्टडी करेंगे। प्रोग्रामिंग में लूप्स क्या होते हैं, लेकिन इनकी जरूरत कब पेश आती है, क्यों पेश आती है, कहां इनको इस्तेमाल करना है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूं। लेट्स कंसीडर कि अभी तक हमें लूप का नहीं पता, हमें नहीं पता कि लूप भी कोई चीज प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है और ये आपके सामने एक प्रोग्राम दिया हुआ है। इस प्रोग्राम के मुताबिक हम देखते हैं कि जो सी आउट हो रहा है वो 1 से लेकर 10 तक है, यानी काउंटिंग डिस्प्ले हो रही है, इंटीजर्स डिस्प्ले हो रहे हैं 1 से लेकर 10 तक के ये इंटीजर्स हमारे पास डिस्प्ले हुए हैं। सी आउट की स्टेटमेंट्स के साथ सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3, सी आउट 4, सी आउट 5 सो ऑन, ये 10 स्टेटमेंट्स और बाकी स्टेटमेंट जो जरूरी होती हैं, क्लियर स्क्रीन वगैरह, वो हमारे पास शामिल है। तो ये एक वर्टिकल लाइन में 1 2 3 4 अप टू 10 हमारे पास डिस्प्ले कर देगा, आउटपुट देगा, हमें जनरेट करेगा। लेट्स कंसीडर मैं इसके बाद इस प्रोग्राम को चेंज करना चाहता हूं। मैं 11 से लेकर 20 तक की काउंटिंग डिस्प्ले करना चाहता हूं, या 51 से लेकर 60 तक की काउंटिंग डिस्प्ले करना चाहता हूं, या 90 से लेकर 100 तक की काउंटिंग डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो क्या हर मर्तबा मैं इस प्रोग्राम में ये करूंगा कि प्रोग्राम ओपन करूं और वो सारी काउंटिंग सी आउट की स्टेटमेंट चेंज करूं? अच्छा, ये तो 10 तक था। अगर मैं 100 की काउंटिंग डिस्प्ले कर रहा हूं 1 से लेकर 100 तक, या 101 से लेकर 200 तक, तो क्या मैं इतनी ज्यादा चेंजेस करूं? तो क्या इसका कोई शॉर्टकट मेथड है मेरे पास? तो शॉर्टकट मेथड एक और देखते हैं कि मैं इस प्रोग्राम को अभी लूप के बगैर, हम इस प्रोग्राम को एक और अंदाज में लिखते हैं कि हमने वेरिएबल बना लिया, इंटीजर वेरिएबल n, और उसको इनिशियलाइज कर लिया हमने 1 से। स्टेटमेंट्स हम मेरी देखें, सी आउट वेरिएबल n लाइन, ये तो उसी तरह है, वहां पर 1 था और उसके बाद n लाइन था। अब यहां पर n हो गया वेरिएबल और वेरिएबल n में 1 स्टोर है। उसके बाद n प्लस प्लस n में 1 का इंक्रीमेंट करवा दिया, n में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, उसको हमने इस्तेमाल किया। तो 1 डिस्प्ले हो गया। 1 डिस्प्ले होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जब मेरी एग्जीक्यूट हुई तो इसने रैम में क्या काम किया, 1 को चेंज करके इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। अब अगेन मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सी आउट ये दो स्टेटमेंट्स अब क्या काम कर रही हैं, रैम में वैल्यू 2 हो चुकी थी, इसने 2 डिस्प्ले किया और इस स्टेटमेंट ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर दोबारा से इस्तेमाल हुआ है, वेरिएबल n में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, यानी रैम में अब n की वैल्यू 3 हो गई है। अगेन मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं, ये मेरी अगेन स्टेटमेंट्स को भी चेक करें। n की वैल्यू 3 हो गई थी, 3 डिस्प्ले हुआ, सी आउट हुआ और उसके बाद इस वेरिएबल ने उसकी वैल्यू 4 कर दी, एंड सो ऑन। तो अगर मैं अब 1 से लेकर 10 तक, अगर ये मैं स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर दूं 10 टाइम, तो ये मेरी 10 तक की काउंटिंग मुकम्मल हो जाएगी। ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ये वाला सेट, ये वाला सेट, ये वाला सेट, एंड सो ऑन, ये सेट अगर मैं बार बार रिपीट कर दूं, 10 टाइम्स रिपीट कर दूं, n को 1 से इनिशियलाइज किया हुआ था, तो ये 1 से लेकर 10 तक ये प्रोग्राम भी शो करेगा। बाहर इस प्रोग्राम से ये वाला प्रोग्राम अब थोड़ा सा लेंथी हो गया हुआ है, लेकिन एडवांटेज मुझे क्या मिला है अगर मैं काउंटिंग डिस्प्ले करवाना चाहूं 11 से लेकर 20 तक की, तो जस्ट इस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन में 11 से कर दूं तो 11 डिस्प्ले होगा, ये इंक्रीमेंट होगा 12 डिस्प्ले होगा, ये इंक्रीमेंट होगा 13 डिस्प्ले होगा, ये इंक्रीमेंट होगा, एंड सो ऑन। ये मेरे पास प्रोग्राम है। अगर मैं 51 से लेकर 60 तक डिस्प्ले करना चाहता हूं तो इस वेरिएबल को 51 से इनिशियलाइज कर दूं तो ये हो गया। सो ऑन, अगर मैंने 50 की काउंटिंग दिखानी हो 1 से लेकर 50 तक की, तो ये स्टेटमेंट का सेट 50 टाइम्स दे दूं, जस्ट यहां पर 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है, और उसके बाद उस प्रोग्राम को चेंज करना चाहूं 51 से लेकर 100 तक, तो एक वेरिएबल को चेंज करूंगा, बजाय इतनी ज्यादा चेंजेस करने के एक वेरिएबल को चेंज करूंगा, मेरा प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये तो था इसी नॉर्मल प्रोग्राम को वेरिएबल की मदद से हमने किया। अब हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं लूप्स। हर लैंग्वेज लूप का स्ट्रक्चर भी, जैसे डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह हर लैंग्वेज ने लूप का स्ट्रक्चर भी हमें अवेलेबल किया हुआ है। लूप के काम क्या होते हैं कि जो एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट होनी हो, इन स्टेटमेंट्स को चेक करें। इन स्टेटमेंट में
स्टेटमेंट की हद तक, आउटपुट को नहीं डिस्कस कर रहा, स्टेटमेंट की हद तक इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सेट जो है एक जैसे हैं। तो अगर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मैंने बार बार रिपीट करने थे, तो बजाय इसके कि मैं इसको बार बार लिखूं, हम लूप की मदद से ये काम करेंगे कि लूप खुद ब खुद इनको बार बार रिपीट करे। वैसे तो हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है सीक्वेंस में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक हमने हायरार्की चेक कर ली डिसीजन मेकिंग में कि टॉप से बॉटम की तरफ दो सेट हमारे पास अवेलेबल हो, उनमें से एक सेट हम सिलेक्ट करते हैं, एक को रिजेक्ट कर देते हैं। कंडीशन ट्रू हो तो पहला सेट सिलेक्ट हो जाता है, कंडीशन फॉल्स हो तो पहला सेट रिजेक्ट हो जाता है, दूसरा सिलेक्ट हो जाता है। तो यहां पर अब लूप भी आ जाएंगे इसी तरह हमारे पास। लूप ये काम करेगा कि स्टेटमेंट्स कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम की कंट्रोल को वापस ट्रांसफर करेगा। दैट इज कि हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम चल रही है, तो टॉप टू बॉटम चलते चलते ये कहीं से कंट्रोल को वापस लेकर आएगा और ये वाली स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट करेगा। ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट्स हमने रिपीट करनी है वो एक सर्टेन टाइम पर रिपीट करनी है या किसी कंडीशन के तहत रिपीट करनी है। अगर कंडीशन नहीं लगाएंगे, सर्टेन टाइम का कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो ये तो इन्फिनिट लूप हो जाएगा, प्रोग्राम इससे बाहर ही नहीं आएगा। तो कोई ना कोई हमें ये कंडीशन रखनी पड़ती है। आपके सामने एक व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर दे दिया मैंने, ये व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर आपके सामने कि व्हाइल लूप काम कैसे करता है। फ्लो चार्ट उसका दिखाया गया है कि टॉप से एग्जीक्यूशन होती आ रही है, फिर कंडीशन हमारे पास चेक हुई, कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल राइट साइड से होता हुआ एक लूप की शक्ल में हो गया है। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कुछ हैं, उनको एग्जीक्यूट करेगा और वापस कंडीशन को चेक करने पर आ जाएगा। वो कंडीशंस दोबारा चेक होंगी, अगर कंडीशन अगेन ट्रू हुई तो फिर ये लूप में जाएगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और फिर कंडीशन चेक करेगा। यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वो कंडीशन दोबारा चेक करने पर आ जाता है टिल जब तक कंडीशन ट्रू है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की तरफ आ जाता है। तो यही प्रोग्राम हम लूप की मदद से कैसे कर सकते हैं, या जो पहले प्रोग्राम दिखाया गया था लूप की मदद से कैसे कर सकते हैं, पहले यहां मैं शॉर्टली लेके दिखाता हूं, फिर उसको प्रोग्रामिंग में आपको डिस्कस कर लेंगे। तो हमने वेरिएबल बनाया था, इंटीजर वेरिएबल, और उसकी इनिशियल वैल्यू हमने कही 1। लूप के लिए स्टेटमेंट हमारे पास इस्तेमाल हो रही है व्हाइल। लूप तीन तरह के हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। आज का हमारा लेक्चर था कि लूप क्यों और कब इस्तेमाल करने हैं, क्या होते हैं, कब इस्तेमाल करने हैं। तो व्हाइल लूप, व्हाइल में हम कंडीशन यहां पर डिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी कंडीशन हमने कर ली, व्हाइल एन वेरिएबल इज लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक एन वेरिएबल की जो रैम में वैल्यू चेक हो रही है, इनिशियल वैल्यू 1 है, वो 10 या 10 से कम है, उस वक्त तक वो काम करे। क्या काम करेगा, वो ये काम करेगा सी आउट एन और एन में इंक्रीमेंट। ये स्टेटमेंट्स जो बार बार रिपीट हो रही थी, इन स्टेटमेंट्स को लूप के ब्लॉक में कर दिया हमने। अब ये लूप का काम है, वो खुद ब खुद इसको उतनी मर्तबा एग्जीक्यूट करवाएगा जितनी मर्तबा हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। जब तक कंडीशन ट्रू है, इस कंडीशन का जवाब अगर ट्रू मिलता है तो ये स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल ऑटोमेटिकली वापस यहां पर शिफ्ट हो जाता है, यानी व्हाइल की कंडीशन दोबारा से चेक होगी, फिर कंडीशन ट्रू मिली, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और कंट्रोल फिर वापस ट्रांसफर हो जाएगा। और जब कंडीशन हमें फॉल्स मिलेगी, उस वक्त कंट्रोल हमारा डायरेक्ट नेक्स्ट वाली जो भी स्टेटमेंट्स हैं वहां पर स्विच कर जाएगा, जैसा कि फ्लो चार्ट में दिखाया गया था। अब हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ऐसी होना जरूरी है जिसकी वजह से किसी एक वक्त पर आकर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए। कंडीशन हमारी एन वेरिएबल पर है, एन की इनिशियल वैल्यू 1 थी, एन इज लेस देन इक्वल टू 10, जब तक ये 10 से कम है। 1 को डिस्प्ले किया, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 2 हो गया रैम में, फिर वापस गए 2 इज लेस देन 10, 2 को डिस्प्ले किया, इसने 3 हो गया, फिर वापस गए 3 इज लेस देन 10, 3 को डिस्प्ले किया, इसने 4 कर दिया, सो ऑन। 9 को डिस्प्ले करके ये वेरिएबल इंक्रीमेंट हो गया 10 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। 10 को डिस्प्ले करेगा, इंक्रीमेंट करेगा तो 11 हो जाएगी वैल्यू। जब n की वैल्यू 11 हो जाएगी तो आप देखें कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर वेरिएबल n की वैल्यू 11 है तो वो 10 से लेस भी नहीं है और 10 के इक्वल भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पर आ जाएंगे जो कि लूप के बाद वाली स्टेटमेंट्स है। और याद रखें, अगर एक स्टेटमेंट हो तो फिर आपकी मर्जी है ये कर्ली ब्रेसेस आप यूज करें या ना करें,
उसके बगैर भी ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो तो फिर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना लाजमन है, जरूरी हो जाता है। तो ये जहन में रखिएगा ये वाला पॉइंट कि कर्ली ब्रेसेस कहां पर इस्तेमाल करनी है। तो ये था तारफ स्टूडेंट्स लूप का, और इसमें हमने वाइल लूप को स्टडी किया। हम नेक्स्ट लेक्चर में वाइल लूप की कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे, और जो बाकी लूप हैं, दो तरह के और लूप हैं हमारे पास, एक डू वाइल लूप होता है और एक फॉर लूप होता है, हम इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।